सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज का क्लास जो है काफ़ी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये ज्योग्राफी ज्योग्राफी क्लास 12th का प्रैक्टिकल में जो है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, आंकड़ों का संकलन कैसे होता है, आंकड़ा क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है ज्योग्राफी में पूछता है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का जो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो है ये जो है पढ़ना होता है। इसका भी जो है 5 मार्क्स जो है इस चैप्टर से जो है आता है, ठीक है, चाहे क्लास 12th की बात करें, चाहे क्लास 11th की बात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आंकड़ों का संकलन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, डेटा किसे कहते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, संकलन किसे कहते हैं, हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग जो है डेटा के बारे में जानेंगे। डेटा क्या है? एक विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के संग्रह आंकड़ा कहलाता है। क्या बोल रहा है? एक विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों के संग्रह आंकड़ा कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे आंकड़ों का संकलन, पूर्ण रूप से हम लोग जो है पूरा सेंटेंस का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो यहाँ कहता है कि आंकड़ों का संकलन या डेटा संग्रह का तात्पर्य है जानकारी इकट्ठा करना। आंकड़ों का संकलन का मतलब होता है आंकड़ों का संकलन या डेटा संग्रह का तात्पर्य है जानकारी इकट्ठा करना। आंकड़ों का संकलन का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना, जो संख्यात्मक या गैर संख्यात्मक हो सकती है, ताकि किसी विशेष समस्या को समझने, विश्लेषण करने में मदद कर सके, ठीक है ना। यह प्रक्रिया जो है किसी शोध सर्वेक्षण या अन्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आंकड़ों का संकलन क्यों किया जाता है? तो किसी भी घटना का निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो जानकारी इकट्ठा किया जाता है ना, चाहे वो संख्यात्मक हो चाहे गैर संख्यात्मक हो, विशेष रूप से निष्कर्ष निकालने हेतु आंकड़ों का संकलन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका देख लेते हैं विषय सूची क्या है। इस पार्ट के अंदर हमें किन किन एटम्स को पढ़ना पड़ेगा। तो आंकड़ों का स्रोत, आंकड़ों का क्या स्रोत है, आंतरिक है कि बाह्य है, ठीक है ना। उसके साथ ही हम लोग सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का अंतर देखेंगे। चलिए इतना सारी चीजें हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग आंकड़ों का संकलन से। आंकड़ों का संकलन क्यों किया जाता है बच्चों? तो आंकड़ों का संकलन जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी बोले तो स्टैटिस्टिक्स, अनुसंधान। चलिए एक शब्द आ रहा है बच्चों, अनुसंधान, इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले तो पूरा पढ़ लेते हैं। आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम बोल रहा है कि यहाँ पर आंकड़ों का संकलन के लिए सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो इससे पहले कि हम लोग अनुसंधान को समझना पड़ेगा। अनुसंधान क्या है? तो बोलता है किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसका विस्तृत और सुविचारित अध्ययन शोध या अनुसंधान कहलाता है। क्या बोलता है? किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए इसका जो है विस्तृत और सुविचारित अध्ययन शोध या अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई घटना है, तो उस घटना के विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु घटना स्थल पर जाता है इन्वेस्टिगेटर, फिर जो है आंकड़े को इकट्ठा करता है, तो उसी को हम लोग अनुसंधान कहेंगे। फिर आगे कहता है सांख्यिकी अनुसंधान। यहाँ किस अनुसंधान की बात कह रही है? तो सांख्यिकी अनुसंधान। तो सांख्यिकी अनुसंधान जो होता है वो संख्यात्मक होता है। अब बोले कि सांख्यिकी अनुसंधान का तात्पर्य सांख्यिकी विधियां द्वारा अनुसंधान तथा शोध से। अभी अनुसंधान और शोध के बारे में मैंने बताया कि किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसका विस्तृत और सुविचारित अध्ययन शोध या अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि जब भी एक आर्थिक समस्या के अध्ययन की योजना बनाते हैं, हमें संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होगी। देखिए आर्थिक समस्या क्या है? जब सीमित साधनों जब सीमित साधनों से असीमित मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या भी कहलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अध्ययन की योजना बनाते समय हमें संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अगर मान लिया जाए आर्थिक समस्या किसी देश के अंदर, भारत के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है योजना भारत बनाती है। अच्छा, योजना जो है भारत कब से बना रही है? 15 मार्च 1950 में एक संस्था बना था, जिसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब प्लानिंग कमीशन का जो है प्लानिंग जो है कमीशन का जो काम है, प्लानिंग कमीशन का,
वो क्या करता है, देश के अंदर जो है जिन चीजों की प्राथमिकता होती है उसके आधार पर जो है प्लान बनाता है। और यह संस्था जो है नई दिल्ली में है और यह संस्था का काम जो है योजना बनाना है देश की आर्थिक समस्याओं को समाधान के लिए। अब यह है कि अनुसंधान की सफलता एवं असफलता मुख्यतः आंकड़ों की गुणवत्ता, उपयुक्तता तथा शुद्धता पर निर्भर करती है। अगर आपको अनुसंधान को सफल बनाना है यानी रिसर्च को सफल बनाना है तो आंकड़ों की गुणवत्ता जो है अच्छा होना चाहिए। जो आंकड़ा आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा या कह सकते हैं जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, वो जानकारी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है शुद्धता पर भी निर्भर करता है कि आप जितना अच्छी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपका अनुसंधान जो है सफल होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आंकड़ों का जो स्रोत है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक स्रोत, दूसरा होता है बाहरी स्रोत। और आंतरिक स्रोत क्या है, जिसे एक संगठन में जब इसके प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट की बात कर रही है, रिकॉर्डों से आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं तो इसे ही आंकड़े का आंतरिक स्रोत कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कंपनी है, जैसे टाटा एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया का, तो ये क्या करता है कि प्रत्येक वर्ष कितना जो है कौन सा यूनिट में कितना गुड्स बनाता है वो जो है डेटा सरकार तक देता है, ताकि उसके आधार पर जो है ये टैक्स जो देता है सरकार को टाटा, ये अपना डेटा के आधार पर जो है देता है। ठीक है ना। तो ये अपना जो है एक डेटा सरकार तक जारी करता है ना। और यही डेटा जो कोई कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट को डाटा सरकार तक पहुंचाती है उसको हम लोग आंतरिक स्रोत कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा प्रकाशित लाभ हानि, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी, तो टाटा भी एक कंपनी है, तो अपना लाभ हानि जो है, लाभ हानि का वार्षिक प्रतिवेदन, अभी हमने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो है अपना लाभ हानि को प्रकाशित करता है कि टाटा या जो है सीसीएल या बीसीसीएल जो है कितना लाभ प्राप्त किया, तो ये वार्षिक प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट जारी करता है। कुल विक्रय बही, कर्मचारियों के वेतन बही आदि, देखिए कर्मचारियों का वेतन भी जो है पारदर्शिता होता है, सरकार को दिखाता है कि अपने हम कर्मचारी को कितना पेमेंट देते हैं, है ना, उसको कितना जो है हम बोनस देते हैं, प्रॉफिट का कितना हिस्सा उस पर हम वितरण करते हैं, इत्यादि जो है वो वार्षिक रिपोर्ट के जरिए जो है जारी करता है। इसको आंतरिक डेटा हम लोग कहेंगे। आंतरिक स्रोतों से संकलित एवं संग्रहित आंकड़े आंतरिक आंकड़े कहलाते हैं। बोला कि आंतरिक स्रोतों से जो कंपनी अपना कर्मचारी से रिलेटेड या उद्योग से रिलेटेड या बोनस से रिलेटेड कितना प्रोडक्ट कर रहा है यानी प्रोडक्शन कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर वो अपना डेटा जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, तो उसको हम लोग आंतरिक स्रोत कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग बाह्य स्रोत की बात कर लेते हैं। बोला है कि बाहरी स्रोतों से तात्पर्य संगठन के बाहर से आंकड़ों का संकलन है, यानी अपनी कंपनी के अंदर की बात नहीं कर रहा है, ये बाहर की बात कर रहा है। बोला है कि बाहरी स्रोतों से आंकड़ों का संकलन या संग्रहण बाहरी शमन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, बोले कि उत्तर प्रदेश में परिवहन की समस्या का अध्ययन करने के लिए, देखिए परिवहन की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है ना, वहां बोला कि परिवहन की समस्या का अध्ययन करने के लिए यदि सूचनाएं उत्तर प्रदेश के रोडवेज से एकत्र किए जाएं तब यह आंकड़े बाहरी स्रोत कहलाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि यातायात में जो है घटना होते रहता है, तो घटना क्यों होता है उस पर स्टडी किया जाता है, ताकि उस घटना का समाधान कैसे हो, वहां घटना कम से कम घटे, इस तरह का जो है अगर कोई डेटा जारी होता है तो उसको बाहरी स्रोत कहा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। सांख्यिकी के आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक आंकड़ा होता है, एक द्वितीयक आंकड़ा होता है। चलिए ये विशेष है, अभी घटना चल रही है बहुत सारे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल हम देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। प्राथमिक आंकड़े के बारे में हम लोग जानते हैं। बोल रहा है कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रथम बार विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को शुद्ध और मूल आंकड़े भी कहा जाता है। देखिए ये आंकड़ा होता क्या है, जिसे भी फिलहाल एक घटना हुआ है, जो आप जो है सोनम रघुवंशी की घटना भी आप सुन रहे होंगे। सोनम क्या है कि अपना पति राजा रघुवंशी की आरोपी है, हत्या की है ये, है ना। तो इससे रिलेटेड क्या है कि अभी जो है पुलिस क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि सोनम सीधा बोल रही है कि हम तो नहीं किए हैं, है ना, तो नहीं किए हैं। और साथ में हनीमून मनाने के लिए ये दोनों सोनम और राजा एक साथ जो है मेघालय गए थे। तो इसमें क्या है कि राजा का जो है हत्या हो जाता है ना, 15 से 20 दिन तक जो है सोनम जो है अपने ससुराल वालों से बात छिपाती है। अब इससे रिलेटेड जो है सोनम से जो है पुलिस क्या कर रही है, पूछताछ कर रही है ना। साथ ही क्या कर रही है, उसको घटना स्थल पर ले जाया जा रहा है, ताकि जो उस घटना
जहाँ घटा है उससे रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट करेगा और अपने डायरी में मेंशन करेगा, तो उस तरह की घटना को हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। जो घटना स्थल पर जाकर के डेटा कलेक्ट किया जाता है, अपने डायरी में मेंशन करता है, तो उस डेटा को हम लोग प्राथमिक डेटा कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ जो है बोले ये आंकड़े आरंभ से अंत तक मौलिक होते हैं, यानी काफी जो है शुद्ध होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मान लें कि आप अनुसंधानकर्ता के रूप में अपने स्कूल के कर्मचारियों के वेतन के बारे में सूचना एकत्र करना चाहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि जिस स्कूल में आप एडमिशन कराएं, आप ही मान लीजिए एक जो है रिसर्चर बन जाइए और ये पता लगाइए कि जो वहाँ जिस उस स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उस कर्मचारी का वेतन, किस कर्मचारी को कितना कितना वेतन प्राप्त होता है, इसकी सूचना एकत्र करें, ठीक है ना। आप कर्मचारियों के पास जाएं, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सूचना एकत्र करें, यानी जो है कर्मचारियों से पूछताछ करें कि आपको कितना पेमेंट मिलता है, आप क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अपने स्कूल के कर्मचारियों से प्रथम बार लिए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि आप जो है एक अनुसंधान करता है और स्कूल के कर्मचारियों से जो भी रिपोर्ट ले रहे हैं पहली बार आप ले रहे हैं और अपने डायरी में लिखते चले जा रहे हैं कि कौन सा कर्मचारी को कितना पेमेंट मिल रहा है। तो इस तरह जो आप सूचना एकत्रित कर रहे हैं, आंकड़े को एकत्रित कर रहे हैं, तो इस तरह के आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं या कहे जाते हैं, क्योंकि आंकड़े स्रोतों के मूल्य से संकलित किए गए हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जिस कर्मचारी से आप पूछकर अपने डायरियों में मेंटेन कर रहे हैं, तो इस तरह के जो जानकारी एकत्रित किए जाते हैं उसी को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग द्वितीय आंकड़े के बारे में चलते हैं। अभी ये घटना बहुत जोरों से प्राथमिक आंकड़ा वाला जो है चला हुआ है ना। टीवी में आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच जो भी हत्याकांड राजा को जो हुआ उससे रिलेटेड जो है पुलिस जो है छानबीन कर रही है और खुद अपने डायरी में मेंटेन करते होंगे, तो प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग द्वितीय आंकड़े की बात करें तो टीवी के द्वारा हम लोग देख रहे हैं या टीवी में जो है न्यूज के द्वारा जो है हम लोगों को पता लग रहा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर के जो है अपनी पति की हत्या कराया। किसके द्वारा? तो न्यूज के द्वारा। हम लोग तो गए नहीं वहीं पे, मतलब घटनास्थल पर, हम लोगों को न्यूज के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के आंकड़े को हम लोग द्वितीय आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है, जब आंकड़े किसी और के द्वारा संग्रहित किया जाता है, किसी और के द्वारा संग्रहित किया जाता है तथा किसी अन्य द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे आंकड़े को द्वितीय आंकड़े कहते हैं। अब मान लीजिए पुलिस डेटा आंकड़ा को संग्रहित किया, लेकिन प्रसारित कौन कर रहा है? संवाददाता जो है क्या कर रहा है? टीवी पर एंकरिंग करके न्यूज द्वारा जो है प्रसारित कर रहा है। तो आंकड़ा कौन कलेक्ट किया? तो पुलिस द्वारा, और यहाँ पर टीवी द्वारा या न्यूज द्वारा दिखाया जाता है। तो कोई दूसरा कोई प्रयोग कर रहा है और तीसरा कोई उसको देख रहा है। तो इस तरह के जो डेटा होता है उसको द्वितीय आंकड़े कहते हैं, ठीक है। अब द्वितीय आंकड़े के पहले से ही मौजूद होते हैं, पहले से ही कलेक्ट किया हुआ रहता है, सिर्फ उसको प्रसारित किया जाता है, जो किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा संग्रहित किए गए होते हैं। इस प्रकार प्रकाशित समंक यानी डेटा आवश्यक रूप से द्वितीय आंकड़े होते हैं। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किताब तो मैंने नहीं लिखी, किसी और राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो ये किताब हमने पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? ये द्वितीयक डेटा कहलाएगा, या कह सकते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप देखिए, बोलता है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, कि आंकड़े संग्रहित करना प्राथमिक आंकड़े, लेकिन यही द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं जब विभिन्न व्यक्तियों अथवा अनुसंधानकर्ता द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। सरकार जानती है, यानी गवर्नमेंट जानता है कि मेरा जो है मेरे पास कितना इनकम है। जब ये डेटा कोई अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर ये जानना चाहता है कि भारत सरकार के वित्तीय वर्ष में कितना नेशनल इनकम आया, तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है? न्यूज के द्वारा जो है पूरी जनता को बताता है कि देखिए भारत सरकार का जो है इतना नेशनल इनकम है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहा है, इतना एजुकेशन में खर्चा कर रहा है, इतना डिफेंस में खर्चा कर रहा है, इतना एग्रीकल्चर में खर्च कर रहा है। तो कौन हम लोगों को बताता है? डायरेक्ट सरकार के द्वारा तो हम लोग को पता नहीं चलती है, हमें कहीं ना कहीं जो है न्यूज के माध्यम से या कहीं अखबार के माध्यम से या फिर कहिए कि कोई किताब के जरिए जो है हमें पता लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको सेकेंडरी या द्वितीयक डेटा कहते हैं। जो पेपर अगर डेली हम लोग पढ़ते हैं तो पेपर भी क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पूरे वास्तव में प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीय आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। संग्रहित करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के लिए आंकड़े प्राथमिक होते हैं, जबकि अन्य हाथों में ये द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। जो डेटा संग्रहित करता है, जो जानकारियां संग्रहित करता है, उसके लिए वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। लेकिन कोई अन्य के हाथ में चला जाता है, जब कोई अनुसंधान करता न्यूज के जरिए, अखबार के जरिए जब वो प्रसारित कर देता है, दूसरा हाथ में चला जाता है, तो वह द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। यही है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा। इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव बच्चों आपको आएगा, ठीक है।
अभी यहाँ पर हम लोग दोनों में अंतर देख लेते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ परिभाषा दिया हुआ है कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है। अभी मैंने कहा कि 9 तारीख को सोनम रघुवंशी का जो घटना प्रकाशित हुआ, तो उस समय का किया, पुलिस का किया कि घटना स्थल पर गया, अभी जो है ले जाया जा रहा है सोनम रघुवंशी को, तो वहां पर जो है सोनम से पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि आप जो घटना का प्लान कैसे कैसे जो है किनके साथ मिलकर के बनाएं और आपको कौन कौन मदद किया, ठीक है ना। तो इस तरह जो है जब प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, जानकारी हासिल करेगा, जानकारी को एकत्रित करेगा, तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे, ठीक है ना। अब उसी को बोल रहा है कि द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जो पहले से ही एकत्र किए होते हैं। अब ये अनुसंधानकर्ता या कहिए कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा या वहां पर जो है निरीक्षण करेगा, उस निरीक्षण को क्या करेगा मीडिया वाला जो है अपने न्यूज में दिखाएगा या अखबार में छापेगा, तो वह क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा। ये जो है आम आदमी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्या बोल रहा है, आंकड़ों की प्रकृति क्या है, आंकड़ों का स्वभाव क्या है। बोल रहा है प्राथमिक आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं, इसको फेर बदल किया जा सकता है। बोल रहा है कि प्राथमिक आंकड़े जो हैं वो कच्चे माल की भांति होते हैं जिनके लिए सांख्यिकी विधियां प्रयोग की जाती है। इसी में जो है जैसे तैसे जो है रॉ मटेरियल्स की तरह जो है कलेक्ट किया जाता है, बाद में सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके जो है इसको द्वितीयक आंकड़े को रूप और आकार दिया जाता है। अब बोला कि द्वितीयक आंकड़े निर्मित माल की तरह होते हैं। देखिए ये क्या है, रॉ मटेरियल्स है और इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए गेहूं है, ये क्या है, गेहूं है, अब इसको बना दिया गया आटा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया गया, इसको मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया, निर्मित कर दिया गया गेहूं से आटा के रूप में। तो उसी तरह जो है ये जो है यहाँ पर जो है कच्चे माल की तरह प्राथमिक आंकड़े होते हैं, फिर इसको क्या है कि अपने से मसाला डाल करके जो है द्वितीयक आंकड़ा बना दिया जाता है, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके कोई भी घटना का जो है मीडिया द्वारा दिखाया जाता है या फिर अखबारों में छाप दिया जाता है, तो इसको हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। और कि जिन पर पूर्व से ही सांख्यिकी विधि प्रयोग की जा चुकी होती है कि कैसे इसको संकलित किया जाए, इसको कैसे जो है प्रकाशित किया जाए, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, तीसरा में क्या है, प्राथमिक आंकड़े का एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्र किए जाते हैं। अभी जैसे जो भी घटना हुआ उस सोनम या फिर राजा रघुवंशी में, तो वहां पर क्या है कि राजा रघुवंशी और सोनम के दोनों का जो है जानकारियां एकत्रित करेगा, ठीक है ना। तो क्यों, तो राजा की मृत्यु या राजा का मृत्यु का न्याय दिलाने के लिए जो है वहां पर जो है क्या है, एक निश्चित उद्देश्य क्या है कि राजा का कैसे हत्या हुआ, तो उसका जो है न्याय दिलाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य बन जाता है कि वहाँ इन्वेस्टिगेट हो। तो उस तरह के जो इन्वेस्टिगेट होगा या जानकारी संग्रहित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा बोलेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि ये संभवतः, देखिए द्वितीयक आंकड़ा में क्या बोल रहा है कि ये संभवतः समान उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। ये अब डेली जो है या दैनिक जीवन में आप देखते होंगे न्यूज डेली छपते रहता है या फिर न्यूज में हम लोग देखते रहते हैं, अखबार में देखते रहते हैं, तो इसको हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। इसका जो है कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है ना, सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए होता है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि समय और धन, देखिए बोल रहा है इन आंकड़ों के संकलन में बहुत अधिक समय और धन दोनों खर्च होता है, क्योंकि घटना स्थल पर जाता है, कितने अफसर और कर्मचारी वहां पर काम करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के लिए ना जाने कितने साक्ष्य जुटाना पड़ता है, एविडेंस लाना पड़ता है, तो उसके लिए वहां पर जो है बड़े पैमाने पर धन की खर्चा होता है या समय भी ज्यादा लग जाता है। अभी कलकत्ता में कुछ घटना आप देखे होंगे, है ना, कलकत्ता में भी घटना देखे होंगे, तो काफी समय हो गया लेकिन अभी तक जो है सही डेटा जो है कलेक्शन नहीं कर पाया। जो कह सकते हैं कि कातिल है या कहिए कि जो अपराधी है उसको अभी तक सजा नहीं दे पाया, तो ये काफी समय ले लेता है, ठीक है ना। अब द्वितीयक आंकड़े में क्या कहता है कि ये आंकड़े पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं, अतः यह समय और धन की बचत हो जाता है। यानी दूसरा का डेटा कलेक्ट किया हुआ अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें समय बच जाएगी। जैसे अभी हम किताब पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आंकड़े से रिलेटेड, है ना, तो आंकड़ा का जो भी विधियां हैं, जो भी सिद्धांत है, ये लिखा हुआ है तो हमें पढ़ने में आसानी हो रही है। अगर किताब नहीं होता तो अपने से हमको लिखना होता, फिर समझाना होता, तो समय उसमें ज्यादा लगता है। लेकिन अगर किताब से अगर हम बता रहे हैं तो हमें समय की बचत हो रही है, ठीक है, साथ ही धन की बचत होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे उपयुक्तता क्या है, सुटेबिलिटी क्या है। बोल रहा है कि प्राथमिक आंकड़े पूर्ण रूप से अनुसंधान के अनुरूप होता है, जिस तरह का रिसर्च होता है उसी तरह की जो है जानकारियां एकत्रित होती है। बोले कि द्वितीयक आंकड़े अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम बोले ना, इसको मसाला देना पड़ता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, विनिर्माण करना पड़ता है, बढ़ा चढ़ा करके इस तरह मसाला डाल करके बोला जाता है कि लोग उस चैनल को देखे, है ना, उस न्यूज को देखे, ठीक है, उसको उस उद्देश्य के अनुरूप क्या करना होता है, बनाना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है कि इसको कैसे प्रसारित किया जाए, इसको कैसे प्रकाशन किया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संशोधन का मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना, चेंज। देखिए प्राथमिक डेटा को हम लोग बदल सकते हैं लेकिन द्वितीयक आंकड़े को नहीं बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये मूल आंकड़े होते हैं अतः इनमें संशोधन की आवश्यकता लगभग नहीं होती। यानी इसमें क्या है
कि जो डेटा घटनास्थल से लिया जाता है, ठीक है ना, घटनास्थल से हम लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको जो है जो साक्ष्य मिलता है उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन आजकल तो अभी देख रहे हैं कि जो एविडेंस, जो घटना हुआ कलकत्ता में, वो एविडेंस को मिटा दिया जाता है, यानी प्रशासन ही अगर गलत करे तो डेटा में फेरबदल हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर ही अगर अनुसंधान करता चाहे तो प्राथमिक आंकड़े में बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो ज्यादा चोरी डकैती या कहिए कि एक पक्ष की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम लोग सीधा सीधी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है कि चूंकि ये मूल आंकड़े होते हैं, अतः इनमें संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, बदलाव की आवश्यकता लगभग नहीं होती है। बोले कि चूंकि ये अन्य व्यक्तियों या एजेंसियों द्वारा अपने कार्य उद्देश्य हेतु संग्रहित किए गए होते हैं, अतः ये इनमें संशोधन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो हम बोले ना कि इसमें जो है मसाला डाला जाता है, यानी ऐसे न्यूज को एंक्रिप्ट किया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन संवाददाता द्वारा किया जाता है कि लोग देखने पर मजबूर हो जाता है, बदल के दिखाया जाता है, उसमें चेंज करके दिखाया जाता है, या कहिए कि इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ बोल रहा है कि सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, नहीं तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वही मार खा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आप देखेंगे ट्रैफिक में क्या है कि जब गाड़ियां आती हैं पुलिस वाला जो है रोकता है, ठीक है ना, तो पुलिस वाला क्या करता है कि जानकारियां लेता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी का कागज है कि नहीं, ठीक है ना, या फिर आप हेलमेट पहने हैं कि नहीं, जूता पहने हैं कि नहीं, है ना, सेफ्टी बेल्ट लगाए हैं कि नहीं, इत्यादि जो है एकत्रित। लेकिन जहां पर जो है थोड़ा सा पुलिस जो है बेईमानी कर देता है इन्वेस्टिगेशन में, हेलमेट पहना हुआ है, लाइसेंस भी है, लेकिन अन्य कोई कारण बता करके उसको जो है पैसा लूटने की कोशिश करता है ना, तो फिर पुलिस पर ही हमला हो जाता है। इसलिए कहता है यहाँ सावधानी बरतना है, कोई भी डेटा को संकलित करने के लिए, संकलन करने के लिए, संग्रह करने के लिए सावधानी बरतना पड़ता है। इनका प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती, यानी बोल रहा है कि खास करके जो है प्राथमिक डेटा में उतना सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें बोला इन आंकड़ों, द्वितीयक आंकड़े से रिलेटेड जो है बोला इन आंकड़ों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, ज्यादा जो है अमेंडमेंट या संशोधन ना किया जाए, ठीक है ना, नहीं तो हमारे अनुसंधान असफल हो जाएगा। मान लिया जाए अभी ये घटना बार बार हमें आ रहा है कि आप देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि टीवी न्यूज वगैरह में जो है जो एंकरिंग करता है, तो जब आपस में डिबेट होता है तो कहीं ना कहीं न्यूज वाला पर भी लाछन लगाया जाता है कि आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के या फिर अन्य दल के जो है प्रवक्ता को बुला करके डिबेट होता है किसी मुद्दे पर, है ना, तो वहां पर देखे होंगे कि अगर एंकरिंग जो है एक पक्ष से बात करता है, बीजेपी के हक में बात खाली करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रवक्ता होता है एंकर पर ही, एंकरिंग यानी संवाददाता पर ही जो है आरोप लगा देता है कि आप तो गोदी मीडिया है, फलना है, टकना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसा आप जो है एक्सप्लेन करें, ऐसा जो है बात रखें जो न्याय हो, है ना, ऐसा ना लगे कि कोई पक्ष या कोई दल के हित में ज्यादा बातें हो रही है। इसलिए जो है द्वितीयक आंकड़ा में जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कितना प्योरिटी होती है, इसमें कितना शुद्धता होता है। तो प्राथमिक आंकड़े ये अधिक मौलिक और शुद्ध होते हैं, यानी क्योंकि ये सत्यता पर आधारित होता है, क्योंकि घटनास्थल से जो है जानकारियां हासिल या जानकारियां जो है एकत्रित किए हुए होते हैं, तो ये काफी शुद्ध होता है। और ये जो है स्टूडियो तक, यानी कह सकते हैं कि जहाँ न्यूज का स्टूडियो होता है वहां जाते जाते जो है ये काफी जो है अमेंडमेंट हो जाती है, संशोधन हो जाता है, ठीक है ना। अब किस घटना को दिखाना है, किस घटना को नहीं दिखाना है, तो कुछ चीजें जो होती हैं उसको गोपनीयता रखा जाता है, उसको नहीं बताया जाता है ना, तो ये काफी जो है कम शुद्ध होता है, यानी कि इसमें कुछ फेर बदल कर दिया जाता है, इसलिए ये कम शुद्ध होता है। अब आगे देखिए यहाँ कहता है आंकड़ों के संकलन की विधियां, ये बहुत जरूरी है जानकारी लेना, है ना, वीडियो का अंत तक जरूर देखें आप, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो है आंकड़ों के संकलन की विधियां, यहाँ देखिए प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की कुछ विधियां, नहीं जैसे प्राथमिक जो आप घटना स्थल पर जाएंगे तब क्या क्या करना होता है, इससे संबंधित जो है कुछ जानकारियां हैं। पहला बोल रहा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, ये क्या है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े संग्रहित करता है। जो अनुसंधान करता मतलब क्या होता है आप जान लीजिए। ये तीन तरीके से होता है, एक होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, एक होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब दूसरा एक होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और एक होता है रिसर्च, एक क्या होता है, रिसर्च होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है या रिसर्च क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए। यानी ये तीनों के जरिए जो है आंकड़े को
संग्रहित किया जाता है। अच्छा, अभी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से रिलेटेड घटना हम न्यूज में देख रहे थे, तो राजा रघुवंशी की माँ से पूछा गया, मीडिया वाला पूछा कि बताइए आपको सोनम में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि ये जो घटना का अंजाम दे सकती है? तो उसकी माँ बोली कि ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा था उस वक्त, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, उसकी माँ का ऑब्जर्वेशन था, यानी ऐसा वो देख करके, यानी 15 से 20 दिन जो देखी अपनी पुतोह को, तो वो क्या है कि उसमें वो ऐसा दिखाई नहीं पड़ा था कि ये जो है इतना बड़ा घटना का अंजाम दे सकती है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। अब क्या है कि जब घटना का अंजाम सोनम दे चुकी होती है, जहाँ पर घूमने या हनीमून मनाने के लिए गई हुई रहती है, तो वहाँ पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस छानबीन कर रहा है या जांच पड़ताल कर रहा है। क्या कर रहा है, जांच पड़ताल करता है पुलिस के द्वारा, एक प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो है वहां पर जब जांच पड़ताल होता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रघुवंशी की माँ के द्वारा पूछा जा रहा है कि आपने जो है अपनी पुतोह को के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या उसके मतलब मेंटलिटी को रीड कर पाए थे कि इस तरह का घटना का अंजाम दे सकती है? तो उन्होंने बोली कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे ही 4-5 आरोपी पकड़े गए, तो उसमें अब क्या होगा, रिसर्च होगा, ठीक है ना, कि ये घटना का प्लान कैसे कैसे जो है किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये तीनों को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन तीनों को अनुसंधान करता बोलेंगे। अब ऑब्जर्वेशन किस बात का किया जा रहा है कि जो शादी में जो कह सकते हैं कि ड्रोन कैमरा हो या फिर शादी में जो वीडियो बनाया गया, उसको खंगाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक राज कुशवाहा नामक जो है सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड था, तो शादी में आया था कि नहीं आया था, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वह व्यक्तियों से अनुसंधान के विषय में प्रश्न पूछता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए कि यहाँ राजा का माँ क्या है कि घर में है, ठीक है ना, ये राजा की माँ जो है घर में बैठी हुई है। अब यहाँ से मीडिया वाला आता है, यानी अनुसंधान करता आता है और उसकी माँ से पूछता है, यहाँ बोल रहा है कि वह व्यक्तियों से अनुसंधान के विषय में प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि आप बताइए आप जो है सोनम के बारे में क्या क्या जानते हैं, ऐसा आपको लगा? तो इन्होंने सीधा बोली कि हमने तो ऐसा कुछ रीड नहीं किया, वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखिए आंकड़ों को एकत्रित करता है, अनुसंधान करता स्वयं उस क्षेत्र में जाता है, मीडिया वाला जो है खुद जो है घटना स्थल पर जा रहा है और घटना का जायजा कर रहा है, ठीक है ना, जांच पड़ताल कर रहा है, या कहिए पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल हो रही है, फिर जो है मीडिया वाला पुलिस वाला से पूछता है, फिर जाकर के न्यूज में आता है, ठीक है ना। बोला कि और संबंधित व्यक्तियों से मिलता है, और भी जैसे मान लिया जाए सोनम पत्नी है और राजा उसका पति है, ये मान लीजिए उसका पति है और ये जो है उसकी पत्नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसको मार देता है। अब ये किसके जरिए मरवाता है, तो अपना जो है एक इसका बॉय फ्रेंड रहता है, ठीक है ना। अब इसके अलावे इसके पास और 3 व्यक्ति आ जाता है, इसका जो है जो है कहिए कि शूटर रहता है, ठीक है ना, किलर रहता है। तो यहाँ पर कई हो गया, 1 2 3 4, तो इस घटना से संबंधित व्यक्ति यही चारों हो गया, समझ में आ रही है ना। ये जो है घटना से संबंधित 4 व्यक्ति हो गया, 3 किलर, उसका एक बॉयफ्रेंड 4 और खुद उसकी पत्नी सोनम, ये जो है 5 जो है राजा का किलर है। अब यहाँ जो है संबंधित व्यक्तियों से मिलता है, मान लें कि अनुसंधानकर्ता एक कारखाना के मजदूरों की मजदूरी के बारे में, अब यहाँ कारखाना की बात आ गया, लेकिन हम डायरेक्टली जो है अभी जो घटना तत्काल में घटी है उससे रिलेटेड एग्जांपल देकर बताया। अब यहाँ पर एक अनुसंधान करना चाहता है, एक व्यक्ति जो है क्या है, कारखाना के मजदूरों की मजदूरी के बारे में आंकड़े एकत्रित करना चाहता है ना, यानी जाता है और वहाँ के जो है श्रम मजदूर वगैरह हैं या कर्मचारी हैं, उससे पूछता है कि आपका पेमेंट क्या है, ठीक है ना। वह स्वयं उस कारखाने में जाएगा, मजदूरों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर सूचनाएं एकत्रित करेगा कि आपको जो है कौन कौन सा काम करना पड़ता है, आपको कितना पेमेंट दिया जाता है, कितना घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टिगेट करेगा अनुसंधान करता, ठीक है, और सूचना को एकत्रित करेगा। तो जब प्रत्यक्ष रूप से कारखाना जाकर के मजदूरों से पूछा जाएगा तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाएगा। अब है कि इस रीति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, ली प्ले एक कंपनी है, ली प्ले कंपनी ने श्रमिकों को पारिवारिक आय व्यय से संबंधित जो है समंकों को एकत्र करने के लिए प्रयोग किया गया था। अभी दुनिया भर में ये प्रचलित है, जब भी कोई घटना होती है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, तब जाकर के जो है अभी जिंदा है कौन, सोनम, और मर कौन गया, मर गया तो राजा, ठीक है ना, राजा मर गया। तो अब यहाँ पर किससे पूछेगा, तो सोनम से पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, सोनम से पूछा जाएगा। अगर वो नहीं बोलेगी तो रिमांड मिलेगा, टंटनाक पीटेगा, तब खुद बोल देगी कि क्या क्या हम किए थे, ठीक है ना। तो इसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से इसे सोनम से पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इसको, अगर दोनों मर जाता तब तो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता, जो आस पड़ोस के दुकान वालों से पूछता या होटल जिस होटल में ठहरा था उसको पूछता, लेकिन अभी ये जिंदा है। जब 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति जिंदा रहता है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होगा, जब अगर दोनों मरता, जब दोनों मर जाता तो उसमें उसके साथ जो है ये वाला जो है अनुसंधान होता, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होता, ठीक है ना। अब अभी हम लोग फिलहाल तो इसको देख लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कब होता है, अब प्रत्यक्ष जो है मौखिक अनुसंधान कब होता है हम लोग सब जानेंगे। बोला कि
यहाँ पर देखिए ली प्लेग कंपनी ने सबसे पहली बार जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है करवाया था, ठीक है ना। अब यहाँ जो है पुनः भारत में कृषि उत्पादन का अध्ययन करने के लिए आर्थर मंग ने इस प्रणाली का प्रयोग किया। देखिए भारत में जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किस क्षेत्र में सबसे पहले किया गया, तो कृषि उत्पादन पर किया गया था। ये फैक्ट है, ये जो पूछेगा कि भारत में जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है किस क्षेत्र के लिए किया गया था, तो कृषि क्षेत्र के लिए। अब कृषि क्षेत्र में किसानों से पूछा गया होगा कि आपका कितना उत्पादन होता है, कितना में बेचते हैं, आपका प्रॉफिट है कि नहीं है, इस सारे चीजों की जानकारी एकत्रित जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के जरिए किया गया था। कौन? आर्थर मंग के द्वारा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सुटेबिलिटी क्या है। सुटेबिलिटी का मतलब होता है उपयुक्तता क्या है, यानी अनुसंधान में जो जानकारियां एकत्रित करना होता है उसमें क्या क्या जरूरी है। और जब विस्तार पूर्वक सूचनाएं संग्रहित करना हो तब जाकर के जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करना होता है। जब एकदम पूरा डीपली जब कोई घटना का अध्ययन करना होता है तब जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किया जाता है। दूसरा कहता है कि जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। अभी यहाँ जो दो व्यक्तियों के बीच जो घटना का जानकारी एकत्रित किया जा रहा है तो इसका भी सीमित एरिया है कि कब से जो है प्लान जो है, यानी इसकी वाइफ जो बना रही थी है ना अपने हस्बैंड को मारने को लेकर के, तो ये सारे जो है एक सीमित एरिया है। सिर्फ इस घटना के बारे में ही जानकारी हासिल किया जाए, ना कि मेघालय और पूरा जो है उत्तर पूर्वी भारत के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ सिर्फ दो व्यक्तियों का बारे में जानकारी, तो यहाँ कहीं ना कहीं सीमित क्षेत्र में अनुसंधान होगा, ठीक है। अब जब अनुसंधान की गोपनीयता प्रकृति का हो, यानी जो है कुछ घटनाएं जो है गोपनीय भी रखा गया है, ठीक है ना, अभी पूरा जो है इसको प्रकाशित नहीं किया गया है, या फिर कहिए कि संवाददाता या न्यूज द्वारा या न्यूज वहां तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है ना। जब कोई उच्च कोटि की शुद्धता की आवश्यकता होती है, जैसे अभी गोपनीयता की बात आ गया, तो आप एक ज्योति मल्होत्रा का नाम सुने होंगे। किसका? ज्योति मल्होत्रा। ये क्या है? ये एक यूट्यूबर थी, ठीक है ना। जब भारत पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो ये क्या करती थी कि वीडियो बनाती थी कहीं मंदिर में या फिर कोई डिफेंस वाला में जाकर के वो क्या बनाती थी, अपना एक जो है ब्लॉग्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, और वो जो है ब्लॉग्स क्या करती थी, पाकिस्तान तक सूचना पहुंचाती थी, ठीक है ना, गुप्त रूप से, ठीक है ना। और जब मीडिया के जरिए जो है पकड़ाने लगा, या फिर कहिए कि गूगल के माध्यम से, तब जाकर के ये आरोपी है ना पकड़ाई। तो ये सारी चीजें क्या है, गुप्त रूप से जो है जानकारियां एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचा रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वह जब उच्च कोटि की शुद्धता की आवश्यकता होती है, जब उच्च कोटि की शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की आवश्यकता पड़ता है। जब एकदम आपको जो है क्या बोल रहा है कि उच्च कोटि की शुद्धता चाहिए, तब तो उस जो व्यक्ति घटना का अंजाम दिया उस व्यक्ति से ही जाकर के पूछना होगा, तब जाकर के सही पता चलेगा। तो इसको बोला जाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका जो है कुछ मेरिट भी है, ठीक है ना, मेरिट और डिमेरिट भी होता है, दो तरीके से है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में कुछ उसका गुण भी है तो कुछ दोष भी है। अब गुण के बारे में हम लोग पहले जिक्र करते हैं। बोला है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के निम्नलिखित गुण है। पहला, चूंकि अनुसंधानकर्ता यानी इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर या ऑब्जर्वर व्यक्तियों से स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिलता है। अब यहाँ जिसको पुलिस जो है मेन इस घटना का जो है रोल निभा रहा होगा कि घटना का हम न्याय दिला के रहेंगे, तो क्या करेगा, जाएगा घटनास्थल पर और जो आरोपी है उस आरोपी से क्या करेगा, बातचीत करेगा, व्यक्तिगत रूप से उसे प्रश्न करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारी चीजें जो है ये पूछेगा, ठीक है। ये मान लो अनुसंधान करता है, ये क्या करेगा, ये आरोपी है, आरोपी, ठीक है, इससे क्या करेगा, पूछताछ करेगा, ठीक है, प्रश्न पूछताछ करेगा और जानकारी को संग्रह करेगा, ठीक है। तो ये इसका खास गुण है। अब यहाँ बोल रहा है कि अतः वे बिना किसी संकोच के आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा, बिना संकोच का सब कुछ पूछेगा। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो फिर तुम शादी क्यों की, नहीं करना चाहिए था, और की भी तो तुम डिवोर्स दे सकती थी, मार क्यों दी। तो तरह तरह की जो है बिना संकोच का जो है जो इन्वेस्टिगेटर है, जो अनुसंधान करता है, इस पर सवाल करेगा, किस पर, आरोपी पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एकत्र किए गए सूचनाएं काफी हद तक विश्वसनीय होते हैं, यानी जो है काफी जो है ये ट्रू होता है, सच होता है ना, क्योंकि सूचनाओं से संबंधित संदेहों की सूचना प्रदाता हल कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ तीसरा कहता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान लोचशील होता है, काफी जो है ये जो है इलास्टिक होता है, उतना जो है कि टाइट सवाल नहीं होता है, एकदम लिबरल, यार कहिए कि एकदम छोटी छोटी बातों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने प्रश्नों को फेर बदल सूचनाओं में समायोजन कर सकता है, यानी जो है प्रश्न को बदल बदल करके एक से एक प्रश्न जो है, अगर जब सीबीआई जब इंक्वायरी करती है, सीबीआई है ना, या फिर पुलिस करती है, बहुत सारे ऐसे एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेट करता है ना, ईडी है,
एक ईडी है, ये भी क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। तो भारत में बहुत ऐसे राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो क्या करता है, अनुसंधान के रूप में काम करता है और आरोपी को पूछताछ करता है, ठीक है ना, और अपने प्रश्नों को पहले से लिख करके रखता है और वैसे ही प्रश्न वो जो है आरोपी के साथ रखता है, ठीक है ना। बातचीत की भाषा लोगों को शैक्षणिक स्तर के अनुसार प्रयोग में लाई जा सकती है, ठीक है ना, जिस आधार पर वो व्यक्ति है उस आधार पर प्रश्न बनाया जाता है, किसके द्वारा, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा। थोड़ा इसका प्रयोग वहां अधिक उपयुक्त होता है, यानी काफी सुटेबल क्वेश्चन पूछा जाता है जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है और जहां सही और शुद्ध सूचना अनिवार्य होता है। देखिए जब भी कोई अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो इस बात का ख्याल रखता है कि प्रश्न सही हो और सूचना भी क्या मिले, हमें शुद्ध मिले, ठीक है ना। अब प्रश्न अगर टेढ़ा पूछेगा तो वो सही उत्तर नहीं देगा। अब यहाँ पर इसकी दोष क्या है, डिमेरिट क्या है, तो डिमेरिट हम लोग इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि यह विधि वहां अनुपयुक्त है जहां अधिक संख्या में व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना होता है। हम मान लीजिए यहाँ 5 व्यक्तियों से जो है साक्षात्कार लेना है, ठीक है ना। अगर 5 व्यक्ति से लेना है तो यहाँ तो सीमित हो गया, लेकिन जहां पर 100 व्यक्तियों से जो है इंटरव्यू लेना है, इंक्वायरी करना है, तब तो फिर ये जो है लागू, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वे काफी विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, इसलिए जो है ये सफल अनुसंधान नहीं हो सकता है, ठीक है, ये इसका डिमेरिट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और दूसरा डिमेरिट क्या है, बोल रहा है कि इस विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बनी रहती है। यानी अभी मैंने कहा कि एक पक्ष को स्ट्रांग दिखाया जाता है तो दूसरे पक्ष को जो है थोड़ा वीक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जो है ये थोड़ा सा जो है इसका डिमेरिट है। जैसे अभी मान लिया जाए 2 व्यक्ति के बीच की घटना बताया जाता है, पत्नी और पति के बीच का घटना, तो यहाँ पर जो है पति के पक्ष में ज्यादा जो है बातें देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये क्या है कि मर जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जिंदा है इसीलिए इसको आरोपी बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है इसके पक्ष में जो ज्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि ये मर गया है, ठीक है ना। और पत्नी के बारे में जो है थोड़ा वीक पोजीशन दिख रहा है, ठीक है ना, इसको जो है आरोपी बनाया गया है, कातिल इसको कहा जा रहा है, किलर कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस विधि में अनावश्यक रूप से समय और धन की बर्बादी भी होती है। सरकार खूब जो है इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान करने में जो है पैसा और धन खर्च करता है। यहाँ पर जो है चौथा बोलता है कि यदि संकलनकर्ता नहीं, अनुसंधानकर्ता कहिए, इन्वेस्टिगेटर कहिए, है ना, या रिसर्चर कहिए, प्रशिक्षित नहीं है, उतना जो है ट्रेंड नहीं है, तो परिणाम भ्रमात्मक हो सकता है। जिसे कहने मतलब है कि जो अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उतना ट्रेंड नहीं है, तो जो घटना में अंजाम हुआ, जो जानकारियां वो ले रहा है, एकत्रित कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो अपने से बना करके भी भ्रमात्मक बना सकता है, तो ये डिमेरिट है। अब यहाँ का 5वां कहता है कि यह एक जटिल विधि है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो अनुसंधान है वो काफी जो है जटिल है, कठिन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के बारे में। बोला कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान प्रणाली आंकड़ों के संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत घटना या समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं से जो है सूचनाएं संग्रहित नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर सोनम, बार बार यही नाम ले रहे हैं अभी, सोनम और राजा, ठीक है ना, अगर दोनों व्यक्ति अगर मर जाता था वहां पर, तब क्या होता कि जिस होटल में ये लोग ठहरा हुआ था या फिर जहां पर जो है आस पड़ोस से दुकान से खरीदारी करता था, ठीक है, या तो किस गाड़ी में जो है आवागमन कर रहा था, तो सीसीटीवी कैमरे पे कहीं ना कहीं जो कैद होता उससे संग्रहित करता, ना कि डायरेक्ट जाकर के सोनम से पूछताछ होता, क्योंकि दोनों तो मर गया हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का सहारा लेता है, क्यों, सूचना संग्रहित करने के लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि बल्कि घटना के साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, अथवा घटना से संबंधित रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ की जाती है। यानी उसे संबंधित व्यक्ति से अगर पूछताछ होगा, न पति से न पत्नी से। अब क्या है कि यहाँ किलर जो 3 गो था और उसका जो है एक बॉयफ्रेंड, तो ये चारों से अगर पूछताछ होता है, ना कि ये दोनों से, क्योंकि दोनों मरा हुआ रहता है, ठीक है ना, दोनों डेड हुआ रहता है, तो दोनों से ना पूछ करके क्या पूछ रहा है, संबंधित व्यक्तियों से जो है अगर पूछताछ करता है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान इसको कहा जाता है। अब यहाँ बोला है मुख्यतः अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान उन दशाओं में अपनाए जाते हैं जहाँ सूचना प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त करना संभव ना हो। देखिए यहाँ पर जब दोनों मर जाता, यहाँ पर पति और पत्नी जो है दोनों मरता, ठीक है ना, तब तो जो है प्रत्यक्ष स्रोत से जो है सूचना प्राप्त करना संभव नहीं था, है ना। तब जाकर के क्या करता, संबंधित व्यक्तियों से जो है वो सूचना को मौखिक रूप से पूछता, ठीक है ना, जो उसका जो एक बॉयफ्रेंड और 3 व्यक्ति जो और था, तो चारों से अगर पूछताछ करेगा तो ये संबंधित व्यक्ति इन दोनों से संबंध रखने वाला है, यानी सोनम से सीधा संबंध रखने वाला था, तो संबंधित व्यक्ति से जब जानकारी
मौखिक रूप से पूछताछ करेगा तब उसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाएगा। दोनों के बारे में इससे जानकारी लेता और या फिर तीनों से लेता कि तुमको जो है कौन पैसा दिया इसको मारने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की जब घटना होगा कब अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा, जब ये दोनों मरता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि खाली ये मरता है ये जिंदा है, तो अभी जब अनुसंधान करता डायरेक्ट इससे पूछताछ कर रहा है, इसको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान बोलेंगे। जब दोनों मरता तब जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हत्या के अनुसंधान की दशा, देखिए ये हत्या से जुड़ा है ही, इसलिए मैं बार बार उसका एग्जाम्पल दे रहा था। बोले यह बिल्कुल ही असंभव होगा कि उस व्यक्ति से संपर्क कर सूचनाएं एकत्रित किया जाए जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। जो मर गया है, हत्या हो चुकी है उसका, तो उससे कैसे पूछताछ किया जा सकता है। तो इस दशा में जो है उससे संबंधित व्यक्तियों से जो है पूछताछ किया जाता है, उसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाता है। इस दशा में सूचनाएं किसी तीसरे पक्षकार जैसे कि मित्र से पूछेगा, जैसे अभी मित्र मतलब बॉयफ्रेंड, पड़ोसी से पूछेगा। अभी जैसे देख रहे थे तो सोनम के घर का आसपास, ठीक है ना, जितने भी घर था है ना, वहाँ की महिलाओं से मीडिया पूछताछ कर रहा था कि वो लड़की का व्यवहार कैसा था वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी भी मौखिक रूप से मीडिया इन्वेस्टिगेट कर रही है। और यहाँ पर मित्र बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ किया जाएगा जिसका नाम है राज कुशवाहा, राज नहीं राजा कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर जो है साक्षी से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना, जो साक्ष्य है ना, जो एविडेंस है। तो एविडेंस कहता है कि आपने लोकेशन जो है सोनम जो अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, जहां जहां भी वो जा रही थी लोकेशन जो है भेज रही थी, तो कहीं ना कहीं एविडेंस पता चल गया, एविडेंस यानी साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो जानकारियां हासिल होगी उसको हम लोग अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान बोलेंगे। अब यहाँ पर बोला सड़क दुर्घटना की दशा में अनुसंधानकर्ता पुलिस उनसे सूचनाएं एकत्रित करती है जो घटना स्थल पर या घटना स्थल के पास उपस्थित था। मान लीजिए गाड़ी घटना घटित हो गई, दुर्घटना हो गया, तो गाड़ी में जो ड्राइवर था तो मर गया, तो पुलिस किससे पूछेगा, पुलिस के पास एक चैलेंज आ जाता है। तो घटना के आसपास जो व्यक्ति था या घटना के स्थल पर उपस्थित था उस व्यक्ति से पूछताछ करेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो इंक्वायरी होगी, इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोनों समझ में आ गया होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि ये सब तो हो गया। चलिए उपयुक्तता में देखते हैं, सुटेबिलिटी क्या सूट करता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत। बोल रहा है कि पहला, अनुसंधान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, जो है आपको जो व्यक्ति का जो है घटना हुआ है, दोनों मर गया है, ठीक है ना, तो सही जानकारी यही दोनों दे सकता था। लेकिन अब क्या है कि इन दोनों से संबंधित लोगों से पूछा जा रहा है, तो कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, तो ये विस्तृत एरिया हो जाता है, क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है उस घटना का जानकारी एकत्रित करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा कहता है संबंधित सूचना प्रदाता से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो पाता है, यानी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि भागते चलता है, देख रहे हैं ना, भागते चल रहा है तो उसको अरेस्ट करना पड़ता है ना, तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि घटना के बारे में गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं प्राप्त करनी होती है ना। तो बोल रहा है कि कुछ बातें जो है गोपनीय रखा जाता है, ठीक है, और कुछ संवेदनशील होता है, तो उसको जो है संभाल कर रखना होता है। अगर एविडेंस एक भी इधर उधर हो गया तो न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब ये चौथा कहता है कि अनुसंधान की समस्या जटिल हो तथा विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता होती है। देखे होंगे कि जब कोई घटना होती है तो आज तक एक टीवी या एनडीटीवी है या न्यूज 18 है, तो वो क्या कहता है कि चार जो है, दो वकील, एक महिला वकील, एक पुरुष वकील और एक क्या करता है कि अनुभवी व्यक्ति, है ना, चार व्यक्ति को बैठा दिया है ना डिबेट करने के लिए। अब बारी बारी से जो संवाददाता होता है, संवाददाता जो होता है वो क्या करता है, बारी बारी से प्रश्न करता है। पहले तो पुरुष वकील से पूछता है क्या बताइए इस तरह का घटना जो घटा इसमें किसकी गलती है, तो सीधा पुरुष वकील है तो महिला पर आरोप लगाएगा कि नहीं महिला तो ऐसे। अभी पिछला घटना देखे होंगे, एक लड़की जो था कि अपना पति को, जो कि विदेश में काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा नौकरी कर रहा होता है, उसको काट करके ड्राम में पैक करके जो है सीमेंट डाल देता है, तो ये अपना पक्ष रखा। अब महिला वकील क्या बताती है कि महिला वकील बताती है कि नहीं पुरुष जो है ऐसा करता है कि चलता गाड़ी में भी अपनी पत्नी को धकेल देता है। तो दोनों पक्ष जो है अपना अपना रख रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग, महिला को स्ट्रॉन्ग बता रहा है, महिला वकील महिला स्ट्रॉन्ग बता रहा है, पुरुष वकील जो पुरुष की तरफ से स्ट्रॉन्ग पोजीशन को बताता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों से क्या लिया जा रहा है, राय लिया जाता है, क्या लिया जाता है, राय लिया जाता है, ठीक है। तो डिबेट के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ। अब यहाँ पर इसका कुछ डिमेरिट है, पहले तो हम लोग मेरिट देखेंगे। बोल रहा है कि यह मितव्ययी विधि है, यह काफी जो है स्पष्टीकरण वाला है। बोला इसमें समय और धन भी कम खर्च होता है। बोला यह विधि वहां अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो है वैसे जगह पर लागू किया जाता है जहां पर उसका सीमा क्षेत्र काफी बड़ा होता है, ठीक है। बोला यह विधि
द्वारा संग्रहित आंकड़े पक्षपात रहित होते हैं, यानी यहाँ ज्यादा पक्षपात वाली बातें नहीं होता है, क्योंकि दोनों पक्ष से बात किया जाता है, लड़की पक्ष से वाला से भी और लड़का पक्ष वाला, क्योंकि दोनों मृत्यु हो चुका होता है। तो यहाँ दोनों पक्ष से अगर पूछताछ हो रही है तो यहाँ ज्यादा पक्षपात होने की संभावना नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ चौथा में कहते हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर अनुसंधानकर्ता सत्य जानने की कोशिश करता है, यानी उससे संबंधित व्यक्तियों से क्या करता है, प्रश्न करता है और सत्य जानने की कोशिश करता है। बोले कि जब जटिल आंकड़ों को एकत्रित करना हो तब अप्रत्यक्ष यानी बोला कि मौखिक अनुसंधान उपयुक्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ डिमेरिट है, डिमेरिट को भी देखते हैं। बोल रहा है कि यदि सूचनाओं को सही जानकारी नहीं हो तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में आंकड़ों के गलत होने की संभावना बनी रहती है, यानी सही नहीं बताता। अभी जैसे बताया ना कि सोनम के घर के आसपास की महिलाओं को पूछा जा रहा था तो बहुत ईमानदार बताया कि नहीं वो तो कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन घटना का अंजाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो है पड़ोस के लोगों ने गलत सूचनाएं दे रही है लड़की के बारे में। ठीक है ना, सबको पता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, ये वो है ना। अब ये क्या है कि दूसरा, क्योंकि आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्ति से संग्रहित नहीं किए जाते तथा वे गलत भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जो सही जानकारी उस घटना के बारे में जिसको उससे ना पूछ करके कोई किसी और व्यक्ति से पूछताछ करके जो है अपना एक आंकड़ा तैयार कर लिया, डेटा तैयार कर लिया, उसके तहत जो है न्याय या कोर्ट तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका डिमेरिट है। ठीक है ना, एकदम जो है सटीक व्यक्ति और संबंधित व्यक्ति से पूछने से सही जानकारी मिलेगी। ठीक है, इस विधि में पक्षपात होने का भय बना रहता है। ठीक है, अभी लड़की का पिता बोल रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। ठीक है ना, ये भी हम कहाँ से जान रहे हैं, तो न्यूज के जरिए जान रहे हैं। ठीक है, अगर हम न्यूज के जरिए जान रहे हैं तो जो है वो द्वितीय आंकड़े के जरिए हम जान रहे हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो लड़की के पिता का बोल रहा है कि नहीं, जो है तो सोनम को क्या किया जा रहा है, इस घटना में उसको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पक्षपात होने का भी भय या डर बना रहता है। ठीक है, रिश्वत देखिए, अभी हो सकता है कि लड़का पक्ष वाला काफी पैसा दे दिया हो, उसके वजह से जो है यानी सोनम को फंसाया जा रहा हो। इस तरह की बातें कौन कर रहा है, लड़की के पिता नहीं, सोनम के पिता का कहना है। ठीक है, कुछ अन्य कारणों से सूचक गलत या सूचना दे सकता है, जिससे सूचना एकत्रित कर रहा है उसको पैसा दे दो। अक्सर सिनेमा वगैरह में देखे होंगे, जब कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है उसको, तो वो क्या करता है कि अगला व्यक्ति से पैसा लिया हुआ रहता है, तो जो घटना हुआ रहता है जस्ट उल्टा बोल देता है, गलत बोल देता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रिश्वत उसमें काम करता है और गलत सूचना दे देता है। तो ये इसका डिमेरिट है। ठीक है, अक्सर सिनेमा वगैरह में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में कुछ अंतर है। बड़ा इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचकों से आंकड़े एकत्रित करता है। जो अभी यहाँ पर एक व्यक्ति जिंदा है जिसका नाम है सोनम। ठीक है, एक व्यक्ति जिंदा रहता है और एक व्यक्ति क्या है, मर गया हुआ रहता है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर उसका पति जो है यानी राजा जो है मर गया है। जब एक व्यक्ति जिंदा रहता है और एक व्यक्ति मर जाता है, तब ये जो है प्रत्यक्ष अनुसंधान प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान प्रयोग होता है या फिर इसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बोला कि जब दोनों मर जाता तब जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता। और इस विधि में घटना या समस्या के प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों या साक्ष्यों, साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, ठीक है, प्रमाण, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता संबंधित व्यक्ति से। अभी दोनों दुनिया में है ही नहीं, तो क्या करता है, इसके मित्र से यानी बॉयफ्रेंड से या फिर कहिए कि पड़ोसी से पूछताछ करता, कुछ एविडेंस के जरिए जो है कोर्ट तक जाता। तो इसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। अब यहाँ देखिए बोलता है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का दूसरा पॉइंट में कहता है कि इसमें विधि में अधिक लागत आती है, काफी कॉस्टली होता है, काफी समय लग जाता है। अब इसमें बड़ी विधि अपेक्षाकृत कम खर्च वाला है, लेकिन इसमें जो है गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है। तीसरा पॉइंट कहता है इसमें कि यह विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, यानी ज्यादा लंबा चौड़ा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जो है यह विधि अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहती है। इसमें क्या है कि चौथा पॉइंट कहता है यह विधि या इस विधि में अधिक समय और श्रम लगता है। यहाँ समय और श्रम नहीं बल्कि धन लगता है। क्या लगता है, धन खर्च होता है। ठीक है, इस विधि में अपेक्षाकृत कम समय और कम धन खर्च होता है। यहाँ पर तीसरा इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है, बड़े संवाददाताओं द्वारा सूचना। अभी जितना भी हम घटना के बारे में आप सभी को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बारे में आपको बताया, सब संवाददाता सूचना के द्वारा हासिल करके बताया। बड़ा इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं एकत्रित नहीं करता है, बल्कि वह देख रहे हैं एंकरिंग क्या करता है, अपना स्टूडियो में बैठा हुआ रहता है और उसका जो सहयोगी होता है, जो बताता है, जो सहयोगी अन्य अन्य क्षेत्रों से जो है रिपोर्ट लेकर के इसको देता है, वही ये क्या करता है, टीवी में प्रचारित करता है, प्रसारित करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं एकत्रित नहीं करता, बल्कि इसका सहयोगी जो है रिपोर्ट जो जारी करता है, वही ये जो है पूरा अपना स्टूडियो में जो है एकत्रित करके प्रचारित और प्रसारित करता है। बोला विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय एजेंट द्वारा या संवाददाता नियुक्त करता है, उसी के जरिए जो रिपोर्ट इसको भेजा जाता है स्टूडियो में, वही फिर क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। बोला ये एजेंट या संवाददाता अपेक्षित सूचना एकत्रित करता है
यानी जो जो संभावना होता है उसको एकत्रित करता है तथा केंद्रीय कार्यालय में प्रेषित कर देता है। जो मेन स्टूडियो होता है उसमें भेजता है। मान लिया जाइए क्या है, एजेंट है, जो सूचना एकत्रित कर रहा है फील्ड से, है ना, दोनों के बारे में, जो भी घटना के बारे में। ये क्या करता है, मेन जो है स्टूडियो वहां पर जो है रिपोर्ट करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, मेन जो संवाददाता होता है ये टीवी पर क्या करता है, वो प्रसारित करता है, ठीक है। बोला इन समंकों का संपादन होता है। बोला कि समान रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार एजेंसियां इस विधि को अपनाते हैं, ठीक है। इस विधि को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपनाया जाता है, जहां विस्तृत क्षेत्र से निरंतर सूचनाएं संग्रहित करती है या की जानी होती है। अभी देखिए क्या है कि जो भी पुलिस उस घटना से घटित या संबंधित व्यक्ति पकड़ाया, पुलिस जो है मीडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जो भी उसके पास डेटा कलेक्ट हुआ या रिपोर्ट उसको मिला, वो चीज जो है सरकार तक पहुंचाया, ठीक है। किसके द्वारा, प्रेस रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, या मीडिया के द्वारा। अब यहाँ पर इसका सुटेबिलिटी क्या है, बोलता है कि निरंतर और सतत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं ना, दिन में जो है 10 बार 12 बार जो है न्यूज जो है प्रचार और प्रसारित करते रहता है ना। अन्य अन्य विषयों पर बड़ा अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, हर तरह का, घटना से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, है ना, रोजी रोजगार, बेरोजगार, सारी चीजें जो हैं लगातार जो है संवाददाताओं द्वारा जो है सूचना प्रसारित किया जाता है। किसके जरिए, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, समाचार पत्र और पत्रिकाएं के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत है। जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ काफी झूठ भी बताया जाता है, कुछ जो है बढ़ा चढ़ा करके मसाला लगा करके जो है संवाददाता पेश करता है ना। टेलीविजन में दिखाया जाता है ताकि जो है मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, है ना। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो है मसाला बना करके जो है प्रसारित करता है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुण क्या है ना, संवाददाता का क्या गुण है। इस विधि से प्राप्त सूचनाएं मितव्ययी होता है, लोग विश्वास कर लेते हैं। यह विधि सूचनाएं शीघ्रता से उपलब्ध करवाता है, तुरंत जो है लाइव दिखाता है। शीघ्र मतलब क्या है, लाइव दिखाना, जहां घटना जो भी घटा उसको लाइव दिखाता है। बड़ा इस विधि में सूचनाएं निरंतर प्राप्त होती रहती है। जो भी आपको जानकारी लेना है तुरंत न्यूज चैनल खोलिए और देखिए। इस यह विधि उन दशाओं में अधिक उपयुक्त होती है जहां सूचनाएं विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त करनी होती है। अगर आपको देश दुनिया विदेश देश विदेश की जानकारी लेना है तो आप न्यूज के द्वारा देख सकते हैं। अब यहाँ जो है दोष इसका डिमेरिट क्या है, सूचनाएं एकत्र करने का कार्य जो है संवाददाता पर छोड़ दिया जाता है, यानी एजेंट पर छोड़ दिया जाता है। अतः एकत्रित आंकड़ों को शुद्धता और मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है इसमें, ठीक है ना। अब दूसरा कहता है आंकड़ों में पक्षपात का भय बना रहता है, यानी यहाँ जो है पक्षपात होता है, यानी एक पक्ष पर ज्यादा बात हो रहा है, दूसरा पक्ष का जो है उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसका डिमेरिट है। तीसरा बोलता है विभिन्न संवाददाताओं द्वारा आंकड़े एकत्रित या एकत्र करने तथा भेजने में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं तथा आंकड़ों में समरूपता का अभाव पाया जाता है। देख रहे हैं कोई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई जो है सीसीटीवी कैमरा के द्वारा जो है, तो यहाँ जो है सूचना एकत्रित करने की जो प्रणालियां हैं या विधियां हैं वह अलग अलग है, ठीक है, समरूपता नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं लास्ट है, ये जो है हम लोग का अनुसंधान डाक प्रश्नावली भेजकर, ठीक है, ये लास्ट है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे डाक प्रश्न द्वारा प्रश्नावली भेजकर प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की यह विधि आजकल काफी लोकप्रिय है। जो आजकल पढ़ाई भी हो रहा है ना, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, घर बैठे नॉन अटेंडिंग अगर आप एजुकेशन लेना है तो डाक के जरिए जो है, जैसे इग्नू की पढ़ाई होती है ना, इग्नू की जो पढ़ाई होती है आजकल डाक विधि द्वारा प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा, फिर लिखिए, चोरी करके लिखिए, फलना लिखिए, कोई मतलब नहीं है, लिख करके जो है फिर डाक के माध्यम से फिर भेज दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो है प्रश्नावली भेज करके जो है प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और काफी लोकप्रिय भी है ये। अगर आप कहीं नौकरी में लगे हुए और आपको पढ़ाई करना है तो इस विधि द्वारा जो है पढ़ाई लोग कर रहे हैं। इस विधि के अंतर्गत सूचकों को डाक द्वारा एक प्रश्नावली भेजी जाती है, साथ ही एक अनुरोध पत्र भी भेज दिया जाता है और उनसे यह भी प्रार्थना की जाती है कि निश्चित तिथि तक प्रश्नावली भरकर भेज दें। अनेक समय सीमा निर्धारित रहती है कितना दिन में आपको जो है भेज देना है, ताकि अनुसंधान क्षेत्र में कार्य किया जा सके। सामान्यतः प्रश्नावली में की वापसी के लिए डाक टिकट सहित एक स्वपता लिफाफा संलग्न कर दिया जाता है। सूचक अपने द्वारा दी गई संपूर्ण सूचनाओं को गोपनीयता के बारे में आश्वस्त रहते हैं, ठीक है ना। गोपनीयता मतलब है कि सबको पता नहीं होता कि कहाँ से डिग्री लिया या कहाँ से सूचनाएं प्राप्त किया, ये गोपनीय होता है, ठीक है। और आजकल जो है जिसे आप देख रहे होंगे कि भारत की जो भी खुफिया भारत के अंदर जो विदेश का खुफिया एजेंसी रहता है, भारत में जो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है वो पाकिस्तान तक या फिर अफगानिस्तान तक या फिर बांग्लादेश को भेज देता है। तो इसको कुछ कुछ गोपनीयता रखा जाता है, ठीक है, गोपनीय इसलिए तो डाक के माध्यम में किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपका रिपोर्ट जो है किसी दूसरी जगह तक चला जाएगा। अब यहाँ पर है कुछ सुटेबिलिटी है, बड़ा इस विधि की उपयुक्त होता है जब अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है,
तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक फॉर्म भेज दीजिए, वो जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए प्रश्न लिख करके भेज दीजिए, उत्तर लिख करके आपको भेज देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब बड़ा एक सूचक शिक्षित होते हैं, अगर आप जिस व्यक्ति से पूछना चाह रहे हैं प्रश्न, वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर वो दे सके और अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए तत्पर हो, ठीक है। अनपढ़ लोग जो है भागने लगता है, हम तो जान भी नहीं करते हैं क्या। अब यहाँ जो है कुछ इसका मेरिट है ना। मेरिट क्या है, बोला यह विधि वहाँ उपयुक्त होती है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र काफी बड़ा हो, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को हम प्रश्न भेज रहे हैं जो पढ़ा लिखा हो और जो समझदार हो, ठीक है, और वो न्याय चाहता हो, तो वैसे व्यक्ति को सिर्फ प्रश्न भेजा जाएगा, पूरा समूह को नहीं भेजा जाएगा। बड़ा यह विधि मितव्ययी होती है, काफी जो है सहयोगात्मक होता है, कम समय और कम धन व्यय करके विशाल क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, आंकड़े विश्वसनीय होते हैं, है ना, क्योंकि यह सूचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि खुद वो लिख करके भेज रहा है, तो ये यही कारण है कि सही हो सकता है। अब बोला है कि इसका डिमेरिट क्या है, यह विधि शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहता है, अनपढ़ लोग जान भी नहीं पाता है, तो शिक्षित लोग भी तो बेईमानी कर सकता है। बोला कि प्राय बहुत से सूचक प्रश्नावली को भरकर भेजने में रुचि नहीं लेते हैं। मैंने बोला यार छोड़ ना, हटा ना, दूसरा काम में काहे हमारा डंगा करने चाहिए, या फिर काहे फंसने के डर से ज्यादा लोग आंसर नहीं दे पाते हैं या रुचि नहीं दिखाते हैं, अधूरी सूचना ही वापस भेज देते हैं, बोले नहीं पूरी जानकारी हम नहीं दे सकते, हम फंस जाएंगे। बोला यह लोचशील विधि नहीं है, ये जो है ना ज्यादा जो है इलास्टिक नहीं होती, या जो है लिबरल नहीं होता है, काफी टाइट होता है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतजार करें।